नमस्कार दोस्तों, चंद्रहासिनी एकेडमी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 का तीसरा पेपर छत्तीसगढ़ का इतिहास का एक्सप्लेनेशन आज हम देखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो टेस्ट सीरीज है 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हम ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही कम फीस में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन इसे परचेस करना चाहते हैं तो केवल 99 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं और ऑफलाइन में केवल 499 रुपये में इसे आप परचेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सी राजगोपालाचारी। तो 1940 में रायपुर में जब कांग्रेस भवन का निर्माण किया गया तो ये जनता द्वारा एकत्रित किए गए अनाज और राशि से किया गया था और इसका उद्घाटन करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यहाँ आए थे, रायपुर आए थे। ध्यान में रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छत्तीसगढ़ में 2 बार यात्रा की। एक तो 1940 में जब वो कांग्रेस भवन के इस उद्घाटन के लिए आए थे और दूसरी बार 1947 संविलियन हेतु, रियासतों के संविलियन हेतु वो यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। बंबई अधिवेशन से लौटते समय मलकानपुर में डॉक्टर खूबचंद बघेल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, रामगोपाल तिवारी आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। देखो, बंबई का अधिवेशन अगस्त 1942 में हुआ था। इसी अधिवेशन के तहत गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था और 9 अगस्त 1942 कब? तो 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन ऑपरेशन 0R के तहत बंबई अधिवेशन, बंबई के ग्वालियर टैंक में जो अधिवेशन हुआ था वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी नेता गए थे सभी राजनेताओं को मलकापुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। जो छत्तीसगढ़ से गए थे उन्हें मलकापुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए ये राजनेता कौन कौन से हैं। तो अगर आप रायपुर में देखें तो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास और शिवदास डागा। ये सभी नेता रायपुर से थे। ऐसे ही बिलासपुर से छेदीलाल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ये सभी रायपुर से थे। इसके अलावा बिलासपुर से छेदीलाल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री और रामगोपाल तिवारी को गिरफ्तार किया गया था और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और वीवाई तामस्कर जी को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, 10 अगस्त 1942 को गांधी चौक के पास रणवीर सिंह शास्त्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में ही 9 अगस्त को सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए इसके विरोध में सभी स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद थे। 9 अगस्त को त्रेतानाथ तिवारी, इनके नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था और 10 अगस्त को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। रायपुर षड्यंत्र केस के नेता परसराम सोनी थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस के नेता परसराम सोनी तो थे, लेकिन देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कथन पर हमें विचार करना है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कथन नहीं है। ये रायपुर षड्यंत्र केस भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले का ही केस था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत तो नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह ने खरौद के माखन बनिया का गोदाम कब लूटा था? तो देखिए 1857 की क्रांति के अंतर्गत हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के पहले शहीद थे वीर नारायण सिंह और इन्हें फांसी की सजा इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि इन्होंने इस माखन का गोदाम लूटा था। 1956 में जब ये कहाँ के सोनाखान के जमींदार थे, सोनाखान में अकाल पड़ गया था,
इनकी जनता जो है वो भूख से पीड़ित थी और तभी भूखमरी मिटाने के लिए उन्होंने अपनी जनता के लिए माखन बनिया का गोदाम लूटा था और उतना ही अनाज लिया था वहां से जितना अनाज की आवश्यकता थी इन्हें। लेकिन फिर भी इनके ऊपर केस चला और फाइनली 1857 को मैं आपको बता दूं कि 2 दिसंबर 1857 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिसंबर 1857 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, कब फांसी दी गई? तो 10 दिसंबर 1857 को। तो देखो इन्होंने लूटा कब था? तो लूटा इन्होंने 1856 में था। 1856 में अकाल पड़ा था और 1856 में इन्होंने माखन बनिया का गोदाम को लूटा था। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम की भोगवती पूर्वेश्वर उपाधि से ज्ञात होता है कि ये जो भोगवती है ये क्या था? तो ये उसकी पत्नी का नाम था, कि ये उस वंश के प्रथम शासक का नाम था, कि इस क्षेत्र में इन्होंने राज किया था, या फिर भोगवती राजा को इन्होंने पराजित किया था। तो भोगवती पूर्वेश्वर की जो उपाधि है ये छिंदक नागवंशी शासक धारण करते हैं। वास्तव में भोगवती एक स्थान था जहां पर इन्होंने राज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर देव प्रथम ने इस क्षेत्र में राज किया था। चलो आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने कलिंग से शासक जटेश्वर मधुका भार्गव को पराजित किया था? इनका पूरा नाम क्या है? तो जटेश्वर मधुका भार्गव। देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जाजल्लदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय और जाजल्लदेव द्वितीय। तो बताओ भाई किसने किया था? देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय का टाइम पीरियड था 1135 ईस्वी से लेकर 1165 ईस्वी तक। पूरे कलचुरी शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय के प्राप्त हुए हैं। इन्होंने जटेश्वर कलिंग के शासक जटेश्वर मधुका भार्गव को पराजित किया था, जिसमें इनके सेनापति जगतपाल का महत्वपूर्ण योगदान था। ध्यान में रखना इनके सेनापति का क्या नाम है? तो जगतपाल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कलचुरी कालीन व्यवस्था के बारे में असत्य कथन को बताइए। असत्य कथन, सती प्रथा का प्रचलन था, तो हाँ बिल्कुल था। कल्याण साय ने मुगल शासक जहांगीर को 1 लाख रुपए और 80 हाथी भेंट में दी थी। तो अकॉर्डिंग टू तुझुके जहांगीर, कल्याण साय जहांगीर के दरबार में गए थे और उन्होंने भेंट स्वरूप जहांगीर को 1 लाख रुपए और 80 हाथी दी थी। तो बिल्कुल सही है। गांव में कृषि योग्य भूमि का 16वां भाग गौटिया को निःशुल्क दिया जाता था। तो नहीं, देखो गांव का प्रमुख गौटिया था ये तो तय है, लेकिन गौटिया को कृषि योग्य भूमि का गौटिया को कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग दिया जाता था। कितना भाग दिया जाता था? 8वां भाग। और जो नॉर्मल भूमि होती थी उस भूमि का 16वां भाग देते थे। जो सामान्य भूमि होती थी, गांव का जो जमीन होता था, उसका 16वां भाग देते थे, जिसे वो किसी भी व्यक्ति को दान में दे सकता था, दान के लिए यूज कर सकता था। ठीक है, दूधाधारी मठ का निर्माण कलचुरी काल में किया गया था। तो बिल्कुल सही है। दूधाधारी मठ का निर्माण जैत सिंह, रायपुर के कलचुरी शासक जैत सिंह के टाइम पीरियड में इसका निर्माण किया गया था। आप हमें कमेंट करके बताओ कि दूधाधारी मठ का निर्माण किसने किया था, किसने कराया था, ये आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, देखिए एक तरफ आपको शासक का नाम दिया है और दूसरी तरफ आपको ताम्रपत्र, उससे संबंधित ताम्रपत्र किसके हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो भीमसेन द्वितीय ये राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक हैं। इनके आरंग के ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा भवदत्त वर्मन ये नल वंश के शासक हैं। इनके बारे में जानकारी रिद्धिपुर के ताम्रपत्र से मिलती है। पता चलता है कि इन्होंने वाकटक राजा नरेंद्र सेन को युद्ध में पराजित किया था, उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। अर्थपति भट्टारक के बारे में जानकारी केसरी बेड़ा के ताम्रपत्र से मिलती है। इसमें यह पता चलता है कि नरेंद्र सेन का जो बेटा था पृथ्वी सेन, उसने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में अर्थपति भट्टारक की मृत्यु
हो गई थी। महाशिव तिवर का बोंडा का ताम्रपत्र है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सही आंसर होगा 1 का, ए का 2, बी का 3, सी का 4। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो हम आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। अब देखिए हमें यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है। अच्छा हमने फिर से मिस कर दिया है क्या 7-8 वाला? चलो ठीक है, पहले हम इधर इधर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उधर चलेंगे। अगला सवाल, भूमकाल आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? लाल कालिंद्र सिंह, कुंवर बहादुर सिंह, गुंडाधुर। तो देखो अगर आप प्रमुख नेता की बात करें तो प्रमुख नेता तो वीर गुंडाधुर थे, है ना। तो बाकी सभी देखो, लाल कालिंद्र सिंह जो थे वो सूत्रधार थे। लाल कालिंद्र सिंह कौन थे? सूत्रधार थे। कुंवर बहादुर सिंह भी इसमें से नेता थे। क्या था ये जो भूमकाल विद्रोह है, ये बस्तर में 1910 ईस्वी में हुआ था। भूमकाल का मतलब होता है भूमि का कंपन। ये जनसंख्या और एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा विद्रोह था जो कि आदिवासियों के द्वारा किया गया था। बस्तर में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिलाने के लिए इस विद्रोह को किया गया था। इसमें जो प्रमुख नेता थे वो नेता नार के जमींदार गुंडाधुर थे, और सभी अलग अलग परगनों से एक अलग अलग नेता भी बनाया गया था, है ना। इसके सूत्रधार लाल कालिंद्र सिंह थे, और जो राजमाता थी सुवर्ण कुंवर, उन्होंने लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया था। तो इसका आंसर देखिए, मुख्य नेता की बात की गई है तो मुख्य नेता तो गुंडाधुर थे। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा का विस्तृत अध्ययन करने वाले थे। तो देखो भगवान दास, रमेंद्रनाथ, संतलाल कटारे यही थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सीता बेंगरा की गुफा मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। मौर्यकालीन साक्ष्य, ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? प्राचीनतम नाट्यशाला के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि यहीं पर मेघदूतम की रचना की थी कालिदास ने, है ना। इसकी खोज जो है 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले ने की थी, कर्नल आउसले ने, और इसका विस्तृत अध्ययन संत लाल कटारे जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, बस्तर में नागवंशी शासकों का शासन कब से कब तक रहा? बस्तर में छिंदक नागवंशियों का शासन जो है वो 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, किस रियासत स्थापना एवं राजवंशों का उल्लेख नागवंश पुस्तक में मिलता है? ये पुस्तक का नाम क्या है? तो नागवंश पुस्तक है। क्या नाम है इसका? नागवंश। बताइए भाई इसके बारे में कुछ, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। किसके राजवंश के बारे में पता चलता है भाई, बताओ नागवंश पुस्तक में। ध्यान रखना कि ये खैरागढ़ रियासत के बारे में पता चलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल, किस शासक को उनके प्रजा द्वारा बनिया राजा कहा जाता था? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नागपुर के भोसले शासक थे रघुजी द्वितीय, रघुजी द्वितीय ध्यान में रखना ये कौन थे? तो ये भोसले थे। इन्हें बनिया राजा कहा जाता था उनके जनता के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, रतनपुर में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन आठा बीसा मेले का आयोजन किया जाता है। ये कथन एक है। दूसरा कारण है इसका क्योंकि यहाँ 28 रानियां सती हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, कारण सही व्याख्या करता है कथन की। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेतुबंध रचना किस शासक द्वारा रचित है? तो देखो सेतुबंध रचना ये प्रवरसेन द्वितीय जो कि चंद्रगुप्त के बेटे थे उनके द्वारा रचित है। देखिए क्या हुआ था कि रुद्रसेन द्वितीय के जो बेटे थे प्रवरसेन, है ना, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए चंद्रगुप्त उनके नाना ने कालिदास जी को यहाँ पर भेजा था। उनके क्षेत्र में वाकाटक वंश का क्षेत्र कौन सा था भाई? तो महाराष्ट्र का एरिया था, जैसे आप लोग को पता है। तो यहाँ पर उन्होंने भेजा था, और प्रवरसेन द्वितीय जो है वो कालिदास जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे, और उनके ही सानिध्य में रहकर उन्होंने सेतुबंध की रचना की थी। सेतुबंध वास्तव में रामायण काल से संबंधित है। जो राम सेतु की रचना हुई थी, राम सेतु का जो निर्माण किया गया था उसी पर आधारित है ये रचना सेतुबंध। ठीक है, ध्यान में रखना आप लोग। अगला सवाल, ये क्वेश्चन तो हमने डील कर लिया है तो हम यहाँ पर नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।
दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए हमें सत्य कथन बताना है। शरभपुरी शासक नरेंद्र देव ने अपनी मुद्राओं पर महिषासुर मर्दिनी का अंकन करवाया था। हमें क्या बताना है? सत्य। ये तो बिल्कुल कथन गलत है। ठीक है, नरेंद्र ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में कुरुद से ताम्रपत्र जारी किया था। बिल्कुल सही है, 24वें वर्ष में कुरुद से ताम्रपत्र जारी किया था। और तीसरे वर्ष में पीपरडुला पीपरडुला से उन्होंने ताम्रपत्र जारी किया था। इसके अलावा रावण से भी इनका ताम्रपत्र जारी है। तो देख सकते हैं हम, ये करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट और संभवतः यही हमारा आंसर भी होगा। शरभपुरी सिक्कों में पहली बार प्राकृत के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि ये संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था। उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो सभी सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, नल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं? भवदत्त वर्मन माने जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? भवदत्त वर्मन। ठीक है, भवदत्त वर्मन ये वही व्यक्ति है जिसने अपने राज्य के विस्तार के लिए वाकटकों से युद्ध किया था, नरेंद्र सेन को पराजित किया था। और इसके बारे में जानकारी हमें रिद्धिपुर के ताम्रपत्र से मिलती है। रिद्धिपुर के ताम्रपत्र से मिलती है। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, आरंग ताम्रपत्र के अनुसार किस शासक ने हरिस्वामी और बप्पा स्वामी को भट्टापल्ली नामक ग्राम दान में दिया था? तो किस शासक ने दिया था? मैंने इसकी चर्चा पहले भी की है कि राजर्षि तुल्य कुल वंश का शासन 5वीं शताब्दी में था। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले स्थानीय राजवंशों में सबसे पहला राजवंश राजर्षि तुल्य कुल वंश है। इसके बारे में जानकारी हमें आरंग के ताम्रपत्र से मिलती है, जो कि भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र था। इसमें ग्राम दान की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसके पहले के राजाओं के नाम पता चलते हैं। जो भी जानकारी हमें मिलती है वो यहीं से मिलती है। तो ध्यान रखना कि ये किसका था? भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र था। अगला सवाल, दिए गए कथन में कथन कारण दिए गए हैं। अब हमको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि क्या सही है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार पृथ्वीसेन नलवंशीय शासक अर्थपति भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी को तहस नहस कर देता है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा इस युद्ध में अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो जाती है। उनकी राजधानी रहती है पुष्करी। क्लियर है। अगला कारण है, यह आक्रमण पृथ्वीसेन द्वारा अपने पिता का बदला लेने हेतु किया गया था। तो बिल्कुल सही है। अर्थपति भट्टारक जो है उनके जो पिता थे भवदत्त वर्मन, उन्होंने स्टार्ट किया था युद्ध। उन्होंने नरेंद्र सेन को पराजित किया था और इसके परिणाम स्वरूप ही नरेंद्र सेन के बेटे पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों के दोनों क्या है? तो सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? हम यहीं पर मार्क कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, अठारह से 1900 के मध्य रायपुर में प्रमुख सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं थी। तो रायपुर में कौन कौन सी थी ये आपको बताना है। मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल सभा, बुद्धि प्रकाश सभा और लोक शिक्षण संस्थान। तो देखिए यहाँ पर ये जो बुद्धि प्रकाश सभा है ये बिलासपुर से थी। कहाँ से थी? बिलासपुर से थी। बाकी सभी की सभी जो थी वो रायपुर की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी, क्यू और एस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल, सत्य कथन का चयन कीजिए। विठलराव दिनकर ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित कर दिया था। तो ये सूबेदार थे, दूसरे सूबेदार थे। बिल्कुल सही है, ये एकदम सही कथन है कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गढ़ पद्धति को समाप्त करके पूरे क्षेत्र को 27 परगनों में डिवाइड कर दिया था। मराठा काल में इस क्षेत्र में किसानों के लगान का निर्धारण जमीन को नाप कर करने के बजाय हलों की संख्या के आधार पर किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। इवन एक हल जो था वो 2 से 2.5 एकड़ जमीन के बराबर था। 2 से 2.5 एकड़ जमीन। ठीक है, तो जमीन का निर्धारण जो है वो नाप के नहीं करते थे बल्कि हलों की संख्या पर आधारित था। केशव गोविंद सर्वाधिक समय तक सूबेदार पद पर थे। तो बिल्कुल सही है। कैप्टन एडमंड ने सूबा पद्धति को समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की थी। तो ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में हुआ क्या था? 1817 ईस्वी में
1817 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये ब्रिटिश और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। बाजीराव द्वितीय का साथ दिया था अप्पा साहेब ने और इसके ही परिणाम स्वरूप मराठों की हार हुई। अप्पा साहेब का जो ये नागपुर का क्षेत्र था ये अंग्रेजों के अधीन हो गया और चूंकि छत्तीसगढ़ ऑलरेडी नागपुर के अधीन है तो ये भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कैप्टन एडमंड तो खुद एक ब्रिटिश अधीक्षक थे, पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे जिसे जेनकिंग्स के द्वारा 31 मई 1818 को ब्रिटिश नीति की घोषणा की गई और उसके बाद फिर ये पहले ब्रिटिश अधीक्षक बने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, दिए गए प्रश्न में कथन एवं कारण दिए गए हैं। कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही आंसर का चयन करना है। कथन है, रत्नदेव तृतीय ने कलचुरी शासकों में त्रिकलिंगाधिपति कहलाने का नींव रखा। बिल्कुल सही है। रत्नदेव द्वितीय ने सामंत वल्लभ राज के साथ मिलकर गौड़ राजा को परास्त किया और कलचुरी साम्राज्य का विस्तार किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सही तो दोनों है लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करता। मतलब वो त्रिकलिंगाधिपति इसलिए नहीं बन गए थे क्योंकि उन्होंने गौड़ राजा को पराजित किया था। तो ये ध्यान में रखना, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन वो सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। सतवाहन काल के साक्ष्य से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। अगेन हमें सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में इनकी क्षेत्रीय राजधानी मल्हार थी। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में मल्हार थी, बुंदेलखंड में त्रिपुरी थी और मालवा के क्षेत्र में उज्जैनी थी। इनके शासनकाल में नागार्जुन ने छत्तीसगढ़ में प्रवास किया था। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ये सिरपुर आए थे। सिरपुर में 5 संघाराम का निर्माण किया गया था इनके रहने के लिए। बालपुर के राजा अपिलक के तांबे के सिक्के मिले हैं। तो बिल्कुल सही है, राजा अपिलक के तांबे के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी के आवक्ष सिक्के भी मिले हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के कैसे सिक्के मिले हैं? तो आवक्ष सिक्के भी मिले हैं। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो, अच्छा चौथा स्टेटमेंट भी है। चौथा स्टेटमेंट, बेस 3 के शीशे का सिक्का मल्हार से प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही है, शीशे का सिक्का मल्हार से प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल, निम्न में से किस पांडुवंशी शासक का उपनाम उद्दीर्ण वैर्य भी था? ये मैकल के पांडुवंश है जिनका शासन जो है मैकल के क्षेत्र में था। इनकी राजधानी अमरकंटक थी। 5वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया। इनके शासकों के नाम देखोगे तो बिल्कुल कॉमन से हैं, जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, शूरबल। तो ये जो शूरबल है ना, इनका ताम्रपत्र मल्हार से मिला है। यहीं से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है और इन्हें ही उद्दीर्ण वैर्य भी कहा गया है। ठीक है, तो इनका उपनाम क्या था? उद्दीर्ण वैर्य। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। इंद्रबल के द्वारा इंद्रपुर नामक नगर बसाया गया। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? इंद्रबल सिरपुर के पांडुवंशी शासक हैं। इन वास्तविक संस्थापक है पांडुवंश के। इन्होंने अपने नाम से इंद्रपुर शहर बसाया है ना, और इनके बेटे ईशान देव ने यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये जगह और कोई नहीं, खरौद है, जिसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, दक्षिण कोसल के पांडु शासक महाशिवगुप्त बालाजुन की राज मुद्रा में अंकन है। तो देखो, पांडुवंश वैसे तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे लेकिन महाशिवगुप्त बालाजुन शैव भक्त थे। इसके अलावा इनके राजमुद्रा में वृषभ और त्रिशूल थे जो कि शिव के उपासक थे। इसकी पहचान कराते हैं। इसके अलावा ध्यान में रखना कि महाशिवगुप्त बालाजुन से पहले की जो राजमुद्रा थी उसमें गजलक्ष्मी ही अंकित थी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अच्छा महाशिवगुप्त बालाजुन का टाइम पीरियड क्या था भाई? बता दो, क्या था इनका टाइम पीरियड? महाशिवगुप्त बालाजुन के टाइम पीरियड को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है और इनका टाइम पीरियड था 595 ईस्वी से लेकर 655 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? कौन सा स्थल है? यहाँ पर देख सकते हो, ये बोन टीला है। कौन सा है? बोल टीला।
ये कालीपुर जो है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, धनपुर जो है ये उत्तर पाषाण काल से संबंधित है, और ये सोनबरसा जो है ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है नवपाषाण कालीन स्थल, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, BCA टॉक। BCA का मतलब BCA की डिग्री होती है, टॉक मतलब बातें, है ना। B फॉर बोन टीला, C से चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी से 27 ड्रैगन की आकृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। A से अर्जुनी, ये दोनों जगह बालोद के हैं, ऊपर राजनाथ गांव, ठीक है। यहाँ से T फॉर टेरम, A से ओंगना, L से लेखाभाड़ा और K से कर्मागढ़। ये सभी के सभी प्लेस कहाँ हैं, तो रायगढ़ में है। कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, निम्न में से किस वंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? सोमवंश, कलचुरी वंश, शैल वंश या चेदी वंश? तो देखो सोमवंश ने की थी। सोमवंश के शिवगुप्त को छोड़कर, सोमवंश के शासकों की बात करें तो शिवगुप्त को छोड़कर बाकी सभी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये कलिंग के सोमवंश हैं। कहाँ के सोमवंश हैं? कलिंग की सोमवंश, जिनका टाइम पीरियड है 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक। इसके अलावा ध्यान में रखना कि कलचुरी वंश के रत्नदेव द्वितीय ने भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि किस वंश के शासकों ने, शासक ने नहीं कहा है, शासकों ने कहा है। ये एक बहुवचन का शब्द है। तो कलचुरी वंश में केवल रत्नदेव द्वितीय है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोमवंश। केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। जाजलदेव प्रथम के विजय अभियानों में उसके किस सेनापति ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया था? ये साहिल्य के वंशज थे, इनके जितने भी सेनापति थे, है ना। तो देखो जगपाल ने अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जगतपाल, ठीक है। अब चलो, अच्छा पुरुषोत्तम उनके मंत्री थे, पुरुषोत्तम उनके मंत्री थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय एवं गंग शासक अनंत वर्मन के बीच में युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? ध्यान में रखना, ऐसा सवाल भी आता है शिवरी नारायण में, रतनपुर में, तलहारी मंडल में या फिर अकलतरा में। इसका करेक्ट आंसर है तलहारी मंडल। कहाँ हुआ था भाई ये युद्ध? तो तलहारी मंडल, जो वर्तमान में मल्हार का क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल बताना चाहूंगी, 1120 से लेकर 1135 ईस्वी तक इन्होंने रतनपुर को राजधानी बनाकर शासन किया। यह अपने पिता के समान ही बहुत ज्यादा पराक्रमी थे, जाजलदेव प्रथम के पुत्र थे, और इन्होंने भी कलचुरियों, त्रिपुरी के कलचुरियों से अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्लियर है? तलहारी मंडल में ये युद्ध हुआ था और इसमें जीत हुई थी रत्नदेव द्वितीय की। अगला सवाल, जगतपाल ने सरहागढ़ और मचका सिहावा पर अधिकार किस कलचुरी शासक के शासनकाल में किया था? ये देखो यहाँ पर आपको 4 कलचुरियों शासकों के नाम दिए गए हैं। इसमें करेक्ट आंसर है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलक है। इन्होंने, जाजलदेव प्रथम ने तो राज्य विस्तार किया ही, लेकिन इसके शासनकाल में कलचुरी वंश का साम्राज्य विस्तार अपने चरम सीमा पर था। इनका टाइम पीरियड है 1035 से लेकर 1065 ईस्वी। ये रत्नदेव द्वितीय के बेटे थे। इनके सर्वाधिक 14 अभिलेख छत्तीसगढ़ से मिले हैं। कितने मिले हैं? 14 अभिलेख, ये ध्यान में रखना। और ये सरहागढ़ मतलब ये सारंगगढ़ का एरिया है, और मचका सिहावा मतलब ये सिहावा धमतरी का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकार जो है वो पृथ्वीदेव द्वितीय के टाइम पीरियड में कलचुरियों ने किया था। आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित नहीं है? महामाया मंदिर, भोरम मंदिर, लखनेश्वर मंदिर और सिद्धेश्वर मंदिर। देखो महामाया मंदिर आप कभी जाके देखिएगा, इसका निर्माण जो है 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम ने करवाया था, कलचुरी वंश के शासक हैं। भोरम देव मंदिर, इसका निर्माण जो है वो 1089 ईस्वी में लक्ष्मण देव राय के द्वारा करवाया गया था। लक्ष्मण देव राय, उस समय फड़ीनाग वंश का शासन था यहाँ पर। लखनेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये आप लोगों को पता है कि ईशान देव ने करवाया था। ईशान देव ने कब करवाया था भाई? तो 5वीं शताब्दी में। और उसके बाद सिद्धेश्वर मंदिर, ये पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, इनके द्वारा करवाया गया था। देखो
ये जो बाकी इतने जो जो भी मंदिर है ये सभी के सभी ईंटों से निर्मित है। ये केवल जो एक ऐसा मंदिर है जो कि पत्थर से बना है। ये ध्यान में रखना कि ईंटों से निर्मित नहीं है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो ईंटों से निर्मित नहीं है, अगर ये पूछा जाए तो ये मंदिर है महामाया मंदिर। देखो आप लोगों को ये सब मंदिर स्थापत्य भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यहाँ से भी आते हैं CGPSC में। अगला सवाल है काल की तुलना में मराठों के समय छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। इसके अलावा क्यों आई भाई? तो मराठों ने कराधान की जो उनकी कराधान की प्रणाली और कृषि विकास की उपेक्षा थी, इसी कारण से आई। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कलचुरी काल में जो राजस्व था वो लगभग 9 लाख रुपए था। कल्याण साई के टाइम पीरियड में ये राजस्व 9 लाख रुपए था, और मराठों के टाइम पीरियड में ये आधे से भी कम हो चुका था। और इसका बहुत बड़ा कारण था सूबा शासन। सूबा शासन जो कि लूट का शासन था, वो इस क्षेत्र में विकास से कहीं ज्यादा लूट करने पे विश्वास रखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, 3 बराबर किस्तों में राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये पी वॉन सगेन्यू के द्वारा लाई गई थी। इन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक चेंजेस किए थे। पी वॉन सगेन्यू ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजधानी को 1818 से 1825 ईस्वी तक इनका शासन था। इन्होंने राजधानी को रतनपुर से रायपुर शिफ्ट कर दी थी। इसके अलावा इन्होंने 27 परगनों को 9 परगनों में सीमित कर दिया था। तो ये ध्यान में रखना कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया था, कर को 3 किस्तों में डिवाइड कर दिया था। निम्न में से किस पत्रिका ने कांग्रेस को एकमात्र जन संस्था एवं स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो ये और कोई नहीं, उत्थान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 1935 में आया था उत्थान जो है। ये इसके संपादन थे पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी। ध्यान में रखना इसके संपादक कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी। ठीक। हिंद केसरी 1907 माधवराव सप्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माधवराव सप्रे। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल, निम्न में से किस आदिवासी विद्रोह का मुख्य कार्य ब्रिटिश बाजार को लूटना था? भूमकाल का विद्रोह जो 1910 में हुआ था, इसमें ही सबसे ज्यादा बाजार को लूटा गया। जो भी इंग्लिश अंग्रेजी बाजार थे उन सभी को लूटा गया है ना, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि इसका जो भूमकाल विद्रोह का सबसे जो मेन कारण था वो था कि वनों को आरक्षित घोषित करना। अगर वनों को आरक्षित घोषित कर दिया जाएगा तो क्या होगा, आदिवासियों के जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उनकी आय का जो मूल स्रोत है वो जंगल से है, वो खत्म हो जाएगा। उनके द्वारा बनाए जाने वाले पेय पदार्थ को बैन कर दिया गया था। तो कहीं कहीं से भी वो व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे, उनको मजदूरी करना पड़ रहा था मजबूरी में। और इसी कारण से जो भूमकाल का विद्रोह है ये बाजार को लूटा गया। इसमें शुरुआत पूसपाल के बाजार से हुई थी। 2 फरवरी 1910 को पूसपाल का बाजार को लूटा गया और अंतिम सामना अलवार में हुआ था। ध्यान में रखना। देखो मोरिया विद्रोह जो है वो नरबली से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नरबली से, है ना। मुरिया विद्रोह जो है वो जो दीवान थे गोपीनाथ कपरदार, उसके आतंक के कारण ये मुरिया विद्रोह किया गया था, मुरिया राज स्थापित करने के लिए। हलवा विद्रोह आपको पता है कि ये 2 भाई अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में जो सत्ता के लिए युद्ध हुआ, ये वो है ना, दरियादेव। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था भाई? 1910 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू का छत्तीसगढ़ आगमन का उद्देश्य था अछूतोद्धार कार्यक्रम में भाग लेना। अछूतोद्धार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी आए थे छत्तीसगढ़ में। महात्मा गांधी जी ये कब आए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में 1933 में आए थे। कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने के लिए नहीं, कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने के लिए 1940 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे। होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करने के लिए 1908 में ये आए थे। कौन आया था भाई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी आए थे। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तव में ये आए थे 1935 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे 1935 में कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के शिक्षा सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। ठीक है, अगला सवाल, नल वंश किस राजवंश के समकालीन था? चरबपुरी, बाण, पांडु या उपरोक्त सभी? देखो नल वंश का टाइम पीरियड माना जाता है कि 4वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। तो देखो 5वीं और 6वीं शताब्दी में तो शरभपुरी राजवंश का शासन था।
बाण वंश का शासन 9वीं शताब्दी में था, पांडु वंश का शासन 6वीं और 7वीं शताब्दी में था। इससे आप समझ सकते हैं कि तीनों के तीनों राजवंश कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पीरियड में नल वंश के समकालीन तो थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शरभपुरी वंश के शासकों का क्रम व्यवस्थित करना है। शरभराज, नरेंद्र, दुर्गराज या सुदेवराज। ये पहला राजा कौन था? तो शरभराज था, उसके बाद फिर उसका बेटा हुआ था नरेंद्र, ठीक है। ये दुर्गराज उसके बाद ही था और सुदेवराज उसके बाद थे, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? दुर्गराज मान मात्र और उसके बाद फिर सुदेवराज थे, सुदेवराज के बाद तो फिर प्रवरसेन थे, है ना। तो ये 1 2 3 4 बिल्कुल सही सीक्वेंस में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आ जाते हैं। कलचुरी वंश की राजकीय भाषा कौन सी थी? कलचुरी वंश की राजकीय भाषा संस्कृत थी, ध्यान में रखना, संस्कृत थी इनकी राजकीय भाषा। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, बंगाल के गौड़ राजाओं को किस कलचुरी शासक के द्वारा पराजित किया गया था? गौड़ शासकों को पराजित ये रत्नदेव द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रत्नदेव द्वितीय। गौड़ रत्नदेव द्वितीय के द्वारा, देखो किसके, इसके टाइम पीरियड में आक्रमण हुआ था त्रिपुरी के गयाकर्ण का, ठीक है, गयाकर्ण का आक्रमण हुआ था। इसके अलावा गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग, जो कि कलिंग का राजा था, इसका आक्रमण हुआ था। इन दोनों में इसकी ही जीत हुई थी, रत्नदेव द्वितीय की। और उसके बाद इसने बंगाल के गौड़ शासक शशांक पर आक्रमण किया था, ठीक है, ध्यान में रखना, शशांक पर आक्रमण किया था। अगला सवाल, रतनपुर के खड़क तालाब का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखना, पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, मराठा काल में सृजित पद अमीन का संबंध किस विभाग से है? देखो मराठा काल में ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन में पी वॉन सेगेनियो के द्वारा पटेल के पद को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद फिर नया पद लाया था अमीन और पंड्या का। अमीन और पंड्या दोनों के दोनों राजस्व अधिकारी थे। अमीन राजस्व अधिकारी थे और पंड्या उसकी सहायता के लिए थे। तो करेक्ट आंसर है, राजस्व विभाग का अधिकारी था। कुरुतपाल शिलालेख में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है, छिंदक नागवंशी शासक। इसमें पता चलता है कि सोमेश्वर देव प्रथम पर जाजल देव प्रथम ने आक्रमण किया था और उसके बाद सोमेश्वर देव प्रथम उसको उसकी रानी और उसके मंत्रियों के सहित बंदी बना लिया था। बाद में माता गुंड महादेवी के कहने पर इन्हें छोड़ दिया गया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, सही विकल्प चुनना है। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल सही है। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव भी शामिल थे, बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इनका नेतृत्व किया था, नेतृत्व नहीं किया था क्योंकि उस समय तो ये जेल में थे। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2। ध्यान में रखना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ था और इसके पहले सत्याग्रही छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अगला सवाल, महात्मा गांधी का बिलासपुर आगमन कब हुआ था? तो बता दूं, ये अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए 22 से 28 नवंबर 1933 को इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रवास किया था। ये सेकंड प्रवास था। पहला प्रवास 20-21 दिसंबर 1920 को असहयोग आंदोलन से पहले लोगों में देशभक्ति और असहयोग आंदोलन के बारे में बताने के लिए, लोगों का जनमत इकट्ठा करने के लिए वो आए थे। दूसरी बार आए थे 1933 में, तो नवंबर 1933 में आए थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुषाणकालीन सिक्के जो थे वो सोने और तांबे के सिक्के थे। ये तेलीकोट से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बिलासपुर और कोरबा, ध्यान में रखना, इसके अलावा बिलासपुर और कोरबा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। डोकरा बाबा का टीला में किसकी मूर्ति स्थापित है? डोकरा बाबा का टीला वास्तव में कोंडागांव जिले के भोंगापाल नामक गांव में एक चैत्य गृह है जिसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। स्थानीय लोगों के द्वारा इसे डोकरा बाबा का टीला कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ सप्त मातृका मंदिर भी है जिसे रानी टीला के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस शासक के अत्याचार
के विरुद्ध 1947 में किसान आंदोलन हुआ था। तो ध्यान में रखना 1947 में किसान आंदोलन सक्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था? सक्ती में। ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जो कि रियासतों के भारत में विलय के पश्चात भी चलता रहा। ठीक है, राजा थे लीलाधर। राजा कौन थे? लीलाधर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल, 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन ताहूदारियों का निर्माण किया गया था? 1854 मतलब कि ब्रिटिश शासन की बात चल रही है। ताहूदारी व्यवस्था सैंडिश के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? सैंडिश के द्वारा लोरमी और तरेंगा लाई गई थी। उसके बाद संजारी, खल्लारी और सिहावा, ये तीन आए थे ना 1854 में। संजारी, खल्लारी और सिहावा। तो यहाँ पर तो दो ही दिख रहा है हमको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम और एन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बता दूं सैंडिश ने लाई थी ताहूदारी व्यवस्था लोरमी और तरेंगा, लोरमी और तरेंगा। ठीक है, रघु जी तृतीय के टाइम पीरियड में दो और ताहूदारी व्यवस्था आई, सिरपुर और लवन। ठीक है, और चार्ल्स सी इलियट 1854 में चार्ल्स सी इलियट डिप्टी कमिश्नर बने छत्तीसगढ़ के, और इन्होंने लाई थी संजारी, खल्लारी और सिहावा। ठीक है, क्या है ताहूदारी व्यवस्था? ऐसी भूमि जो कि उपजाऊ नहीं है उसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ठेके पर दे दिया जाता था ताकि वो उस पर्टिकुलर भूमि को उपजाऊ करे और वहां पर कृषि करे और उसका फिर वो टैक्स ले राजा को उसका वो टैक्स दे। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, जांजगीर स्थित नकटा मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ये मूलतः एक विष्णु मंदिर है। इसका निर्माण जो है वो जाजलदेव प्रथम ने करवाया था। जाजलदेव प्रथम, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाजलदेव प्रथम सर्वशक्तिमान राजा थे। जाजल नगरी बसाई थी उन्होंने अपने नाम से, जांजगीर जो वर्तमान में जाना जाता है, और यहाँ पर उन्होंने नकटा मंदिर, भीमा तालाब का निर्माण कराया था। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में चितवा डुंगरी के शैल चित्र कला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी? भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चितवा डुंगरी जो कि बालोद जिलों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 27 ड्रैगन की आकृति के भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में रायपुर में आगमन हुआ, बिल्कुल सही है। इस दौरान गांधी जी के मार्गदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके अलावा और क्या बोला गया है? गांधी जी को छत्तीसगढ़ लाने का श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं थे, आई थिंक सचिव थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे आप हमें कमेंट करके बताओ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? के और एम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? के और एम। ठीक है, चलो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सत्य कथन है पहला, लिपि के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। बिल्कुल सही है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। राजर्षि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश है, बिल्कुल सही है। 5वीं शताब्दी में इस वंश का शासन आरंग के क्षेत्र में था। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो के और एन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य को सुमेलित करना है कि यहाँ पर क्या क्या मिले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, भावरखोल, भावरखोल में क्या मिला है भाई बता दो। भावरखोल, अच्छा एक तरफ लिखे भावरखोल, चरामा और पझरा पानी, और दूसरी तरफ क्या क्या मिले हैं ये लिखा गया है। तो देखो एलियंस के प्रमाण कहाँ मिले हैं? भावरखोल से मिला है पशु, यहाँ पशु और किसान की आकृति के शैल चित्र मिले हैं। चरामा से एलियंस के प्रमाण मिले और पछरा पानी से त्रिभुजाकार वर्ग अंडाकार प्रतीकों का चित्रांकन हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, पाषाण युगीन मेनहीर पाषाण स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बालोद से। ध्यान रखना, मेनहीर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बालोद से। ठीक, मेनहीर स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये बिल्कुल ऐसा होता है, ये बड़े बड़े पत्थर जो कि क्रमानुगत खड़े होते हैं, इसे ही कहते हैं मेनहीर। क्या कहते हैं? मेनहीर। चलो आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ के बाना भरत में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का सिक्का नहीं मिला है? तो बाना भरत दुर्ग से ध्यान में रखना, इसके यहाँ टोटल 9 सिक्के मिले। ये जो 9 सिक्के हैं, एक कुमार गुप्त का था, 7 स्कंद गुप्त का था, एक कांच गुप्त का था, चंद्रगुप्त के सिक्के नहीं मिले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्रा प्रचलित किया था? तो सरबपुरी राजवंश के प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था। प्रसन्न मात्र के चांदा से लेकर कटक तक टोटल 116 सिक्के मिले थे। ये सिक्का जो था ये इसमें शीर्ष पेटी का लिपि का इस्तेमाल किया गया था, ध्यान में रखना है। ये आता है प्रसन्न मात्र, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। प्रसन्नपुर नगरी, जिसे वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है, ये बसाया था इन्होंने और इसके अलावा इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित स्थल बौद्ध, हिंदू, जैन मंदिरों या मठों का स्मारक है? तीनों स्थल तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शिवरी नारायण में नारायण मंदिर है, राजिम में राजीव लोचन और कौन सा मंदिर है भाई? कुलेश्वर नाथ का मंदिर है। चंपारण में चंपकेश्वर है और वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली है। तो तीनों तो एक ही जगह कहीं भी नहीं है। अगला सवाल, फणिनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मोनिंग देव थे। मोनिंग देव को कलचुरी शासक रामचंद्र देव ने पराजित किया था। इसके अलावा ध्यान में रखना, इसके पहले शासक थे अहिराज। पहले शासक कौन थे? अहिराज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में शामिल डिटेक्टर नहीं है। तो द्वितीय चरण में 8 डिटेक्टरों का चयन किया गया था। पहले पंडित रविशंकर शुक्ल थे, दूसरे शंकर राव गनौद वाले, तीसरे पंडित सुंदरलाल शर्मा, चौथे श्रीमती राधाबाई, पांचवें माधवराव परगनिया, छठवें ब्रह्मादेव रामनारायण मिश्र हर्षुल, सातवें ब्रह्मादेव दुबे और 8वें पंडित लक्ष्मी नारायण तिवारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन नहीं थे? तो ठाकुर प्यारेलाल नहीं थे। अगला सवाल, डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने 6970 में मौर्यकालीन आहा सिक्कों की खोज किस स्थान से की थी? तो आरंग और गुजरा से की थी। आरंग और गुजरा, ध्यान में रखना। कोटाडोल में भी मौर्यकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है, तुरतुरिया में बौद्धकालीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। तो ये जो सारे प्लेसेस है ये मौर्यकालीन तो है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि रविंद्रनाथ मिश्र ने खोज कहाँ की थी? तो यहाँ से की थी। अगला सवाल, सोहागपुर संघर्ष 1857 ईस्वी के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सोहागपुर संघर्ष के नेतृत्वकर्ता थे रंगाजी बापू। कौन थे? रंगाजी बापू। इसके अलावा और कौन कौन थे? तो ध्यान में रखना, रणमंत सिंह और गुरूर सिंह भी इसके सहायक नेता थे। ये विद्रोह हुआ था 15 अगस्त 1857 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1857 ईस्वी को। अगला सवाल, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। भूपेंद्रनाथ मुखर्जी, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, परशुराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस के सदस्य थे। कौन कौन थे? तो भूपेंद्रनाथ मुखर्जी थे, परशुराम सोनी थे, ये तो नहीं थे। तो के और एम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायपुर षड्यंत्र केस, परशुराम सोनी जो है वो विस्फोटक सामग्री बनाना चाहते थे, इस पर ही ये षड्यंत्र केस है। इनके सहायक बहुत सारे और युवा नेता थे, क्रांति कुमार भारती, सुधीर मुखर्जी, त्रितानाथ तिवारी, ये सभी इनके साथ थे। फाइनली इनको 7 साल की सजा हुई थी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। 1942 का ये केस है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन में राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी? किसने की थी भाई? राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो नगेंद्रनाथ डे ने त्याग दी थी। ध्यान में रखना, किसने त्याग दी थी? नगेंद्रनाथ डे ने। वामन राव लाखे ने राव साहेब की उपाधि त्यागी थी, जिसके बदले उन्हें लोकप्रिय की उपाधि से जनता ने विभूषित किया था। सेठ गोपी किशन ने कौन सी उपाधि त्यागी थी भाई? ये राय साहब की उपाधि त्यागी थी। क्लियर है? अगला सवाल, समाचार पत्र और संपादकों के नाम हमको मैच करना है। देखो छत्तीसगढ़, यहाँ पर पराक्रम, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी और जिंदगी, देखो समाचार पत्र हैं जिसको हमें क्या करना है? मैच करना है। तो बताओ भाई कौन कौन सा किसका किसका है? करेक्ट आंसर देखो ये क्लियरली है, पराक्रम रामकृष्ण पांडे जी का है, आजकल ज्वाला प्रसाद मिश्र का, सत्यदेव दीपचंद्र डागा का है और जिंदगी जो है पंडित केदारनाथ झा का है। क्लियर है? चलो आगे आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, सूबा शासन के दौरान सूबेदारों का कालक्रम व्यवस्थित करना है। पहले सूबेदार कौन थे भाई? महिपत राव दिनकर। अच्छा, सूबा शासन कब से कब तक था? तो ध्यान रखना, सूबा शासन था 1788 से लेकर 1818
18 ईस्वी तक। ठीक है, पहले थे महिपत राव दिनकर, फिर थे विठल राव दिनकर। ठीक है, उसके बाद फिर भवानी कालू। तो 1 2, अच्छा ये थोड़ा सा इसका नंबरिंग थोड़ा चेंज कर लेना, 1 2 3 4 5 ऐसा, है ना। महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, देन बीकाजी गोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 3 2 5 4। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पर। शायर कर व्यवस्था किस लिए लगाई गई थी? तो ये आयात निर्यात कर था। कैसा कर था? आयात निर्यात कर था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को कहां से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो संबलपुर से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इन्हें रायपुर जेल में डाल दिया गया था। कहां से गिरफ्तार किया गया था? संबलपुर से। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बात देखो, पहले ही राजा का नाम तो उदयन था, लेकिन वास्तविक संस्थापक थे इंद्रबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रबल। ठीक, अगला सवाल, सही विकल्प चुनिए। यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट 13 मई 1790 को रतनपुर आए थे। तो देखो कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखना कि 1790 में फॉरेस्टर ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ठीक है, 1795 में ब्लंट आए थे, है ना। और ये टाइम पीरियड क्या है? महिपत राव दिनकर का टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड जो है वो विठल राव दिनकर का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, फिर आप इस आंसर को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो ब्लंट कब आए थे? 95 में आए थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फॉरेस्टर कब आए थे? 90 में आए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोलब्रुक के शासनकाल में कोलब्रुक केशव गोविंद के शासनकाल में आए थे, केशव गोविंद, तो ये भी गलत है। तो तीनों के तीनों क्या है? असत्य है। अगला सवाल, 1818 से लेकर 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त हुए थे। कौन कौन से सुप्रिंटेंडेंट भाई? तो एडमंड थे, अगेन्यू थे, हंटर थे और सैंडिस थे। सभी के सभी तो थे। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, हमको क्या करना है इसमें? सभी पता करना है, तो सभी के सभी थे। आंसर क्या हो जाएगा? PQRS। पहला कौन था? एडमंड थे। एडमंड के बाद पी वॉन्स अगेन्यू थे, फिर हंटर थे, फिर सैंडिस थे, फिर विल्किंसन थे और फिर क्राफर्ड थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये सीक्वेंस भी बिल्कुल सही है। इसके बाद कौन था? तो विल्किंसन था और लास्ट थे क्राफर्ड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमें जोड़ी सुमेलित नहीं है पता करना है। आप देख सकते हो, कंडेल लहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा बिल्कुल सही है। होम रूल लीग की शाखा CM ठक्कर के द्वारा स्थापित की गई थी 1917 में। तो देखो यहाँ पर ध्यान में रखना कि सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो हाँ CM ठक्कर के द्वारा यहाँ पर की गई थी। एनी बेसेंट का जो शाखा था होम रूल लीग का, वो तो यहाँ था ही नहीं और ये 1917 में ही था। तो ध्यान में रखना, ये तो बिल्कुल मिसमैच है। एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र ही यहाँ का नहीं था। ठीक है, BNC मिल मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह 1920, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने वकालत त्याग दी थी? तो वकालत गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, DK मेहता, रामनारायण तिवारी, इन तीनों ने त्यागी थी। इन्होंने उपाधि त्यागी थी। इनकी उपाधि थी राय साहब की उपाधि। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा KL और M, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में पंचायतों का गठन, पंचायत मंत्री कौन चुने गए थे? किसके द्वारा किया गया था? तो देखो असहयोग आंदोलन के दौरान पंचायतों का गठन रायपुर और धमतरी से किया गया था। कहाँ से किया गया था? रायपुर और धमतरी से। धमतरी से बाजीराव कृदंत थे और रायपुर से जसकरण डागा थे। तो क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ के पंचायतों के गठन में पंचायत मंत्री कौन? अच्छा, पंचायत मंत्री जो है वो से जसकरण डागा जी को चुना गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल, सही विकल्प चुनना है। 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ, बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता यादव राव देशमुख ने की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श नहीं किया गया था क्योंकि रायपुर के टाउन हॉल में हुआ था। तो ध्यान रखना, इसका 1 और 2 क्या है? सही है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल,
स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना छोटेलाल श्रीवास्तव, इन्होंने धमतरी में की थी। अपने ही घर में इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। कहाँ खोला था? तो धमतरी में। ठीक है। बद्रीनाथ साव ये बिलासपुर से थे और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ये राजनांदगांव से थे। तो तीनों ने खोली थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा के, एल और एम। ठीक है। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किन जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देवरी के जमींदार, भटगांव के या बिलाईगढ़ के, तीनों ने साथ दिया था। और देवरी के जमींदार तो उसके खुद के चाचा थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 1906 में समित्र मंडल नामक संस्था का उद्देश्य, इस संस्था की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा की गई थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार व जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, कांग्रेस के तृतीय प्रांतीय सम्मेलन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान में रखना, ये सवाल पूछा जाता है। ये बहुत फेवरेट सवाल है सीजीपीएससी का। किसी भी प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष या फिर स्वागत अध्यक्ष। आंसर है श्री नारायण राव केलकर और इसके स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह गौड़। कौन थे? हरि सिंह। इसे हम अच्छे से लिख देते हैं। कौन थे भाई? स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह गौड़। ध्यान में रखना। अगला सवाल सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है हमको। दुर्ग में आगजनी की घटना, ये दुर्ग में आगजनी की घटना जो है वो रघुनंदन सिंह रॉल के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। रायपुर डायनामाइट केस, बिलक नारायण अग्रवाल इसके नेता थे। सारे राजनेताओं को रायपुर से छुड़ाने के लिए रायपुर जेल की दीवार को डायनामाइट से उड़ा दिया था। पत्र बम योजना, राम नारायण मिश्र हर्षुल सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में उन्होंने दो कागज के बीच में, दो स्याही सोख लेने वाले कागज के बीच में फास्फोरस डाला था ताकि वो बिल्कुल विस्फोट हो। ठीक है। पेशावर दिवस, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में पेशावर दिवस मनाया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में पेशावर दिवस को मनाया गया था। तो ध्यान में रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 सी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की पहली महिला डिटेक्टर कौन थी? तो महिला डिटेक्टर थी राधाबाई। कौन थी? श्रीमती राधाबाई। और छत्तीसगढ़ में अहिंसा के अग्रदूत माना जाता है यति यतनलाल जैन जी को। तो 81 का आंसर है बी और 82 का आंसर है डी। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, आदिवासी किसान मजदूर सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? नारायण राव मेघावाले ने, प्रवीर चंद्र भंजदेव ने, रामानुज प्रताप सिंह ने। तो देखो आदिवासियों से रिलेटेड बात है तो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है प्रवीर चंद्र भंजदेव को। तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा प्रवीर चंद्र भंजदेव, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन और मजदूर आंदोलन तथा भूदान आंदोलन के जनक माने जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। ठीक है। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। 1925 में बेलगांव के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन सम्मिलित हुए थे? तो देखो बेलगांव का अधिवेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। गांधी जी जो है इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। एकमात्र ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास, नथुजी जगताप तीनों के तीनों गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला सवाल, रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेता जिन्हें 5 पांडवों के नाम से जाना जाता था, युधिष्ठिर को वामनराव लाखे के नाम से, अर्जुन को ठाकुर प्यारेलाल सिंह को अर्जुन के थोड़ा सा मिसमैच हो गया, वामनराव लाखे जी को युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह किन्हें? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनको अर्जुन के नाम से जाना जाता था। नकुल को मौलाना अब्दुल रऊफ, सहदेव को शिवदास डागा, महंत लक्ष्मी नारायण दास को भीम के नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि मैच नहीं है। अगला सवाल,
निम्न सत्याग्रह को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, कब कब कौन कौन सा हुआ था ये हमको मैच करना है। तो देखो ध्यान में रखना, ये मोहबना पोड़ी हुआ था जुलाई में। कब हुआ था? जुलाई में। घटासेली जून में हुआ था, है ना। तमोरा जो है वो 9 सितंबर को हुआ था। रुद्री नवागांव 22 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। चुई खदान 1938 में हुआ था। बाकी सब 1930 के हैं, है ना। तो पहला क्या होगा? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए जंगल सत्याग्रह है। अगला सवाल, रायगढ़ रियासत के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो राजा मदन सिंह। राजा मदन सिंह को रायगढ़ रियासत का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल, सन 1818 ईस्वी में जब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया गया, उस समय छत्तीसगढ़ में कितनी जमींदारियां थी? तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितनी जमींदारियां थी भाई, बता दो कितनी जमींदारियां थी? आप लोग हमें प्लीज कमेंट करके बताओ कि उस समय छत्तीसगढ़ में कितनी जमींदारियां थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुने। बलीराम दुबे रायपुर के वानर सेना के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। रायपुर वानर सेना के संचालक यतियतर लाल जैन थे, बिल्कुल सही है। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख केंद्र ब्राह्मण पारा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो तीनों सही हैं वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, चांगबकर रियासत की राजधानी क्या थी? तो भरतपुर थी। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 20 जनवरी 1850 को उनके महल के सामने फांसी दे दी गई थी? तो 1824-25 में परलकोट विद्रोह हुआ था। बस्तर में बाहरी लोगों के प्रवेश और आदिवासियों के जीवन पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप, या बाहरी लोग मराठे और अंग्रेज थे, इसके विरोध में गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट विद्रोह किया गया और इसके दौरान ये गेंद सिंह को फांसी की सजा दी गई थी 20 जनवरी 1825 को। ये बस्तर के पहले शहीद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बस्तर के पहले शहीद। अगला सवाल, राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है भाई बता दो? 2260। कितनी है? 2260। आंसर है ए। अगला सवाल, जैन धर्म से संबंधित तीर्थकर एवं उनके स्थान सुमेलित कीजिए। तो देखो यहाँ पर तीर्थंकर और उनके स्थान को सम्मिलित करना है। ये तीर्थंकर होगा जी। ठीक है, ऋषभदेव की जानकारी गूंजी से मिलती है, सुमतिनाथ की भाटागुड़ा से, पार्श्वनाथ की नगपुरा से और शांतिनाथ की आरंग से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किस अधिवेशन के अंत में युद्ध समिति का गठन किया गया था? बताओ भाई, किस अधिवेशन के अंत में किया गया था? रायपुर राजनीतिक परिषद, बिलासपुर राजनीतिक परिषद, किसान मजदूर सम्मेलन राज्य और इनमें से कोई नहीं। तो युद्ध समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो देखो ये जो युद्ध समिति है ये रायपुर राजनीतिक परिषद जब 1930 में ये हुआ था सम्मेलन तभी हुआ था और युद्ध समिति के तहत ही अवज्ञा के 5 पांडवों को चुना गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हुआ था, ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत का गठन जो है वो बाजीराव कृदंत के द्वारा किया गया था। रायपुर में जसकरण डागा थे। रायपुर और धमतरी में ही राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया था। अगला सवाल, दुर्ग में किसान सभा का गठन कब किया गया था? दुर्ग में किसान सभा का गठन जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था 1930 में। ध्यान में रखना कब किया गया था? तो 1930 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर शिफ्ट की। तो बिल्कुल ठीक है, सही है। एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने 27 परगनों को 9 परगनों में सीमित कर दिया था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, नाइनटीन 42 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया? गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में वंदे मातरम लिखकर या गद्दे में गांधी जय लिखकर? तो
तीनों तरीके से किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ की रियासतों और उन पर शासन करने वाले वंश को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं भाई, सुमेलित कर लेते हैं ये वंश को, है ना। अब बताओ भाई कहाँ कौन कौन का शासन। देखो, राजनांदगांव में बैरागी का था, सरगुजा में रक्सेल का था या राजपूत का था, कोरिया में कोल का था और खैरागढ़ में नागवंश का शासन था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चंस को डील कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट कीजिए, हमारे आंसर बताइए, और अगर आपको हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।